हम इस संबंध पर आने से पहले स्वतुल्य संबंध की चर्चा कर चुके हैं। हमने आपको समझाया था कि किसी समुच्चय ए पर दिया गया संबंध R स्वतुल्य होता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, अर्थात फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू R। संक्षिप्त रूप में ये स्वतुल्य का क्राइटेरिया है। इसी क्रम में हमने आपसे बात करी थी सममित की, कि किसी अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R सममित कहलाता है यदि ए बी हम इस तरह से ले लें कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ए को ऑर्डर्ड पेयर ए बी संबंध R के अंतर्गत है और ऑर्डर्ड पेयर ए बी का होना यह सुनिश्चित कर दे कि ऑर्डर्ड पेयर बी ए भी संबंध R के अंतर्गत है, तो इस प्रकार का जो संबंध R होगा वो सममित कहलाएगा। आज हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो संक्रामक संबंध के ऊपर है। संक्रामक, इनके अंग्रेजी नाम भी ध्यान रखने हैं। स्वतुल्य को हम सममित को सिमेट्रिक और संक्रामक को ट्रांजिटिव कहते हैं। तो इसका अंग्रेजी भाषा में नाम हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R, परिभाषित संबंध R, अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R संक्रामक कहलाता है। संक्रामक कहलाता है यदि समुच्चय ए से हम तीन अवयव इस प्रकार लें, ए कोमा बी कोमा सी, ये तीनों के तीनों समुच्चय ए को बिलोंग करेंगे, समुच्चय ए से लिए जाएंगे जिस पर हम संबंध R परिभाषित कर रहे हैं। और इस प्रकार है ए बी सी सच दैट, इस प्रकार है ए बी सी अवयव कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी कोमा ऑर्डर्ड पेयर बी सी बोथ बिलोंग्स टू रिलेशन R, यानी कि R संबंध के अंतर्गत ए का बी से संबंध है और पुनः इस बी का सी से संबंध है। तो इन दोनों क्रमित युग्मों का, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर का संबंध R में होना इस बात को तय कर दे, इस बात को सुनिश्चित कर दे कि ऑर्डर्ड पेयर ए सी भी R को बिलोंग करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिया गया संबंध R संक्रामक। तो आप इसको समझने के लिए कुछ ऐसा समझिए कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, पहले का संबंध दूसरे से है, दूसरे का संबंध तीसरे से है, तो पहले का संबंध भी तीसरे से हो। हम साधारण शब्दों में एक जैसे भौतिक संबंध का उदाहरण लें, अगर तीन भाई है, किसी परिवार के तीन बच्चे हैं और तीन भाई है, ए बी का भाई हो, बी सी का भाई हो, तो निश्चित रूप से तीनों पुत्र हैं, मेल है, तो निश्चित रूप से ए बी सी का भाई होगा। तो इसको इस तरह से हम भौतिक जगत के संबंधों से और एब्स्ट्रैक्ट रूप में कई गणितीय संबंधों से इसको समझ सकते हैं। आगे हम इस प्रकार के प्रश्नों की, इस प्रकार के समस्याओं की चर्चा करेंगे। तो अब मैं अपने इस मुख्य विषय पर आता हूं जो कि तुल्यता संबंध से संबंधित है। तो हमने स्वतुल्य अर्थात रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करी, सममित संबंध अर्थात सिमेट्रिक रिलेशन की बात करी, संक्रामक संबंध अथवा ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करी। तो अब तुल्यता संबंध क्या है? बड़ी सरल सी बात है कि कोई संबंध R किसी समुच्चय ए पर जो कि परिभाषित है, यदि इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, अर्थात वो संबंध R स्वतुल्य भी है, वो संबंध R सममित भी है और साथ ही साथ वो संबंध R संक्रामक भी है, तो हम उस संबंध को, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R को तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। तो तुल्यता संबंध की आसान परिभाषा हो गई, एक संबंध R जो कि समुच्चय ए पर परिभाषित है, ए पर परिभाषित है, तुल्यता संबंध कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R क्या हो, एक नंबर पे हम उसको सिद्ध करेंगे कि वो स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है,
पुनः हम सिद्ध करेंगे कि वो सममित है और पुनः हम सिद्ध करेंगे कि वो संक्रामक है। ध्यान यह रखना है कि इस प्रकार की समस्याओं में कोई संबंध आर तुल्यता संबंध तभी होगा जब उसकी तीनों कसौटियां जांच ली जाए। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का संबंध आया जो कि स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सममित नहीं, तो वो भी हम तुल्यता संबंध उसको नहीं कह सकते। उसको तीनों कसौटियों पर खरा उतरना आवश्यक है, यानी दिए गए संबंध का स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होना आवश्यक है, तभी हम उस संबंध को तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। आइए अब हम एक आध इस तरह की समस्या लें जिससे कि आप तुल्यता संबंधों पर अपनी पाठ्यपुस्तक से प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो। एक आसान उदाहरण हम इस तरह का ले लेते हैं जो आपकी धारणा को बड़ी सहजता से स्पष्ट कर दे। तो सिद्ध कीजिए या पहला एक और आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में परिभाषित संबंध R किस प्रकार से है? R बराबर ऑर्डर्ड पेयर T1 T2, ऑर्डर्ड पेयर T1 T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांग सम है। T1 T2 के सर्वांग सम है, सच दैट T1 T2 के सर्वांग सम है। एक संबंध है। हमको सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। यानी कि एक समतल है, समतल में आप जानते हैं अपरिमित बिंदु होते हैं, अपरिमित बिंदुओं का संग्रह, एक द्विविमीय उसका रिफ्लेक्शन हमारा समतल है, और किसी समतल पर हम तीन नॉन लीनियर पॉइंट्स को, जो कि एक सरल रेखा में नहीं है, समतल पे तीन असरेख बिंदुओं को ले लेते हैं तो उनको मिलाने से एक त्रिभुज प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो T कि एक समतल पर अवस्थित त्रिभुजों का समुच्चय है, उसके अंतर्गत, T के अंतर्गत अपरिमित त्रिभुज हैं, अपरिमित अवयव हैं। इसके अवयवों को हम मान सकते हैं T1 T2 T3 हो। तो इसका प्रूफ करने के लिए हमने माना T समुच्चय है T1 T2 T3 ... Ti ... यानी I का मान n तक, और ये कितने भी त्रिभुज हमारे पास इस T समुच्चय के अंतर्गत हो सकते हैं या हैं। अब हमको जो संबंध R दिया हुआ है, समुच्चय T पर परिभाषित संबंध R देखिए क्या है। R किस प्रकार से है? R बराबर ऑर्डर्ड पेयर T1 T2 सच दैट T1 T2 या T1 त्रिभुज जो है T2 के सर्वांग सम है। इसको हम सांकेतिक भाषा में भी लिख सकते हैं। सर्वांग समता का चिन्ह आप इससे वाकिफ है, T1 सर्वांग सम T2, इस तरह से भी लिखते आए हैं। तो देखिए कि एक समतल पर अवस्थित विभिन्न त्रिभुजों में सर्वांग समता के संबंध को हमने तुल्यता संबंध दर्शाना है। यह हमारा संक्षिप्त ध्येय हो गया। अब हम इसकी तीन कसौटियों पे जांच करेंगे कि क्या दिया गया संबंध स्वतुल्य है। स्वतुल्यता की जांच करते हैं, देखिए, यानी रिफ्लेक्सिव है, इस बात को जांच रहे हैं। कोई भी त्रिभुज हो, एबीसी कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए, कोई भी त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है, खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इसलिए यह संबंध निश्चित रूप से
क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज T1 के सर्वांग सम, T2 के सर्वांग सम, सो ऑन सो फोर्थ, TI के सर्वांग सम, तो सारे के सारे त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होंगे, इसलिए यह संबंध क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। तो चूंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर ऐसा भी लिख सकते हैं, TI बिलोंग्स टू R फॉर एवरी I बिलोंग्स टू N। I बिलोंग्स टू N का मतलब है कि I का मान 1 से लेकर N तक, N समुच्चय में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसमें N मींस जितने नेचुरल नंबर है उतने इसमें ट्रायंगल्स है। तो TI टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर R में होंगे, अर्थात हमारा स्वतुल्यता का जो हमने रिलेशन देखा था, क्या देखा था, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R ऑर्डर्ड पेयर A बिलोंग्स टू R। तो यहां पर देखिए फॉर एवरी I बिलोंग्स टू N, या इसको लिख सकते हैं फॉर एवरी TI भी लिख सकते हैं। तो प्रत्येक TI के लिए TI टाइप के ऑर्डर्ड पेयर R में है, तो ये संबंध क्या हो गया, इसलिए संबंध R स्वतुल्य है। अब स्वतुल्य के बाद हमको दूसरी कसौटी जांचनी है। दूसरी कसौटी है हमारी सममितता की, यानी सिमेट्रिक। ये देखेंगे क्या दिया गया संबंध सिमेट्रिक भी है। अब आप देखिए, बड़ी आसान सी बात है, यदि त्रिभुज ABC DEF त्रिभुज के सर्वांग सम है तो उसका उल्टा भी सच होता है। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये अलग अलग बिंदु है ABC DEF, तो ABC DEF के सर्वांग सम हो तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि माना T1, T2 बिलोंग्स टू T सच दैट, इस प्रकार से है T1 T2 कि ऑर्डर्ड पेयर T1, T2 बिलोंग्स टू R। ऑर्डर्ड पेयर T1 T2 बिलोंग्स टू R का आशय सीधा सीधा ये है कि जो ट्रायंगल T1 है वो ट्रायंगल T2 के सर्वांग सम है। ट्रायंगल T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल T2 एंड दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल T2 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल T1। तो हम तर्क कर सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर T2 T1 आल्सो बिलोंग्स टू R। अर्थात हमने प्रारंभ किया था कि T1 T2 ऑर्डर्ड पेयर R को बिलोंग करता है, हमने T2 T1 बिलोंग्स टू R कर दिया, और T1 T2 स्वेच्छ है, बिकॉज T1 T2 स्वेच्छ है, आर्बिट्री है, इसलिए सभी जोड़ों पर ये समान रूप से लागू होगा। स्वेच्छ है, अतः दिया गया संबंध R सममित है, यानी सिमेट्रिक है। दो कसौटियां जांच ली। अब तीसरा संक्रामकता या संक्रामक ट्रांजिटिव होने के लिए हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। माना 3 स्वेच्छ त्रिभुज इस प्रकार से लिए, T1 T2 T3, ये सब के सब बिलोंग कर रहे हैं समुच्चय T में, सेट T में, सच दैट ऑर्डर्ड पेयर T1 T2 बिलोंग्स टू R, ऑर्डर्ड पेयर T2 T3 बिलोंग्स टू R। इसका आशय सीधा सीधा ये हुआ, इसका अंतर्भाव ये हुआ कि जो T1 ट्रायंगल है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 ट्रायंगल, और इसका अंतर्भाव ये है कि जो ट्रायंगल T2 है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल T3 के। अब आप स्पष्ट देख लीजिए, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट, तो बड़ी सहजता से ये निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि T1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के। दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर T1 T3 आल्सो बिलोंग्स टू R, क्योंकि R में किस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर हैं, जिसमें पहला घटक दूसरे घटक से संबंधित है, अर्थात पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो पहला दूसरा R में था, दूसरा तीसरा एलिमेंट R में है, तो पहला तीसरा एलिमेंट R में हो गया। चूंकि T1 T2 T3 स्वेच्छ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी इस प्रकार के T1 T2 T3 पर लागू होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संबंध R है वह संक्रामक है। आखिर में हम इसको इस
इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, उसको बोर्ड पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कि दिया गया संबंध R जो कि समुच्चय T पर परिभाषित था, चूंकि यह स्वतुल्य है, सममित है और साथ ही साथ संक्रामक है, अतः यह संबंध तुल्यता संबंध है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। धारणा को आपकी और स्पष्ट करने के लिए हम एक और समस्या लेंगे, वह भी आसान प्रकृति की, जिससे कि हम तुल्यता संबंध को और अच्छे से समझ सकें, संक्रामकता, सम्मितता और स्वतुल्यता को और सहजता से सीख सकें। तो मान लेते हैं प्राकृत संख्याओं के प्रॉब्लम है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में परिभाषित संबंध R, समुच्चय परिभाषित संबंध R, ये किस प्रकार का है भाई? R बराबर ऑर्डर्ड पेयर xy such that y equals to x plus 5 and साथ में x का मान 4 से छोटा है, x 4 से छोटी नेचुरल नंबर है, x लेस देन 4। तो जांच करनी है कि क्या R स्वतुल्य कोमा सममित एवं संक्रामक है। 3 कसौटियों की जांच करनी है। अब आपको यहां पर जो R है इसको देखने से लगता है, इसका जरा आप ढंग से विश्लेषण कीजिए, x और y जो नेचुरल नंबर हम यहां से ले रहे हैं, जो आपस में रिलेटेड है, वो नेचुरल नंबर x के मान 4 से कम है। तो 4 से कम नेचुरल नंबर हमारे पास 3 ही होंगे, x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है अथवा 3 हो सकता है। तो निश्चित रूप से जो R है, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत अवयवों की संख्या बहुत ही कम है, सीमित है, तो हम क्या लिखेंगे? अतः R बराबर संबंध समुच्चय के अंतर्गत कौन कौन से क्रमिक युग्म आएंगे, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जबकि n का मान, n से पहली नेचुरल नंबर लिया यानी x का मान 1 है, तो y का मान 1 धन 5 6, x का मान हमने 2 लिया तो 2 धन 5 7, x का मान हमने 3 लिया तो y का मान 5 और 3 8। क्या हम 4 ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 से छोटी नेचुरल नंबर हमको यहाँ पर लेनी है, 4 से छोटी प्राकृत संख्या लेनी है। तो जो R समुच्चय आया है उसके अंतर्गत केवल ये 3 ऑर्डर्ड पेयर है। अब आप देखिए, क्या हमारे इन यहाँ पर 1 2 3 थे, तो क्या यहाँ पर 1 1 का एग्जिस्टेंस है? नहीं। क्या 2 2 का एग्जिस्टेंस है? नहीं। क्या 3 3 का एग्जिस्टेंस है? नहीं। ना 1 1 से रिलेटेड, ना 2 2 से रिलेटेड, ना 3 3 से रिलेटेड। तो देखते ही स्पष्ट हो जाता है कि यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। इसमें किसी भी एलिमेंट अपने रिफ्लेक्शन के साथ, अपने प्रतिबिंब के साथ, स्वयं के साथ उपलब्ध नहीं है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, चूंकि ordered pair AA does not belongs to R for every A। जितने भी A इसमें थे, जितने भी A थे, यानी पहले घटक जितने भी थे, उनके लिए, किसी के लिए भी ऑर्डर्ड पेयर है ना, यहां पर तो प्रत्येक के लिए है। अगर देखिए, अगर हमको कोई कथन सिद्ध करना है कि यह स्वतुल्य नहीं है, मान लीजिए इसमें 1 1 भी होता, 2 2 भी होता, मगर 3 3 नहीं होता, और बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर होते, एक ही ऑर्डर्ड पेयर का ना होना इस बात की सुनिश्चितता देता कि यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। लेकिन यहां पर तो यह बात प्रत्येक ए के लिए सच है, इसलिए संबंध R स्वतुल्य नहीं है, संबंध R स्वतुल्य नहीं है। तो पहली जांच हमने स्वतुल्यता के लिए की। अब बात आती है संक्रामकता के लिए। तो आप देखिए, चूंकि 1,6 बिलोंग्स टू R, लेकिन 1,6 तो है, लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग टू R। बिलोंग्स टू का चिन्ह इस तरह से आप बनाते हैं, अगर मैं इसको तिरछे लाइन से काट दूं तो इसको डज नॉट बिलोंग टू कहते हैं, मतलब दिए गए समुच्चय में नहीं है। R जो संबंध समुच्चय है उसमें 1 6 है किंतु 6 1 नहीं है। आप देखेंगे 2 7 है मगर 7 2 नहीं है, 3 8 है मगर 8 3 नहीं है। तो इस तरह से हम
यकीन के साथ कह सकते हैं। मैंने कहा किसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए संबंध R संक्रामक नहीं है। इसलिए संबंध R संक्रामक नहीं है। अब मैं तीसरे बिंदु पर आऊंगा, संबंध R सम्मित नहीं। तीसरे बिंदु पर आऊंगा जब हम संक्रामकता की जांच कर रहे हैं। संक्रामकता क्या है? अब आप देखिए, मैं 3 ऑर्डर्ड पेयर को ले लेता हूं, चूंकि 1,6, 2,7 ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर इसमें है, लेकिन इसमें इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर 1,6 अब 6 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है, तो इसमें इस तरह की स्थिति नहीं है। तो इसको उदाहरण देने से बेहतर है हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जांच के बाद ही हमको सीधा सीधा पता चल गया। उसकी पुष्टि हम तब करते, मान लीजिए हमारे पास इस तरह का होता, 1,6 इसमें होता और 6 कुछ होता, तो हम उसको उन 2 ऑर्डर्ड पेयर को लेकर के एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल सामने रखते। यहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, 1-2 होता तो 2-7 था, मगर इस तरह की स्थिति नहीं है। तो सीधा सीधा लिखा जा सकता है कि दिया गया संबंध R संक्रामक नहीं है। तो ये इतना सरल था कि इसमें बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम थोड़ी सी जांच के द्वारा इस बात को दर्शा सकते हैं कि दिया गया संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो जब ये तीनों ही नहीं है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या दिया गया संबंध तुल्यता संबंध हो सकता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं। ये तीनों में से एक भी कसौटी को पूरा नहीं कर रहा है। तुल्यता संबंधों के ऊपर बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, बहुत सारी समस्याएं दी गई हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इन 2-3 सत्रों में आपने जो कुछ सीखा है उस पर अपने पाठ्यपुस्तक से प्रश्नावलियों का अभ्यास करें। अगले सत्र में हम एक आध स्तरीय समस्या के साथ आएंगे, ताकि आपने जो सीखा है उसको हम और अग्रतर स्तर की समस्याओं पर लागू कर सकें, इनका एप्लीकेशन कर सकें। तो इसी के साथ नेक्स्ट सेशन के लिए धन्यवाद।